नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के प्रथम सप्ताह के करंट अफेयर को देखेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हर सप्ताह मैं वीकली करंट अफेयर बनाता हूं। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आता हूं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिखर धवन। तो शिखर धवन जो है अपनी जीवनी पर जो है द वन नामक किताब जो है लिखे हैं। द वन नामक किताब भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शिखर धवन की आत्मकथा है। इस पुस्तक में उनके जीवन, क्रिकेट करियर और व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन किया गया है। चलिए, अब हम यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के बारे से जिन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, जिसमें से प्रमुख है सानिया मिर्जा। इन्होंने एस अगेंस्ट ओड्स नामक पुस्तक की रचना की है। उसके बाद युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। सौरभ गांगुली, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इज माई वे। विराट कोहली, ड्राइवन। कपिल देव, क्रिकेट माई स्टाइल। सुनील गावस्कर, आइडोल्स, सनी डेज। ये दो पुस्तक है। मेजर ध्यानचंद, गोल। विश्वनाथ आनंद, माई बेस्ट गेम ऑफ चेस। मैरी कॉम, अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी। साइना नेहवाल, प्लेइंग टू विन। मिल्खा सिंह, द रेस ऑफ माई लाइफ। टाइगर वुड्स, हाउ आई प्ले गोल्फ। शाहिद अफरीदी, गेम चेंजर। तो इस तरह का ये प्रमुख खिलाड़ी है और उनके द्वारा रचित पुस्तक है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का जो नया अध्यक्ष है वो है जू जियाई। तो जू जियाई जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष बन गई है। यदि हम जू जियाई की बात करते हैं तो जू जियाई जो है ये चीनी अधिकारी है, मतलब चीन के रहने वाली है। यदि हम AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करते हैं तो इसका गठन जो है 16 जनवरी 2016 को होता है। मुख्यालय बीजिंग, चीन है। अब हम यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों को देखते हैं, जैसे कि IOC की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। राष्ट्रमंडल की महासचिव सली बोचवे है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष जो है एनालेना बेयरबॉक है, जो कि जर्मनी की रहने वाली है। ट्विटर की नई CEO है लिंडा याकारिनो। WH के महानिदेशक है टेड्रोस गेब्रियस। यूनिसेफ की नई प्रमुख है कैथरीन रसेल। FATF के अध्यक्ष है एलिसा डे एंडा माद्राजो। UNO के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस। ICC के अध्यक्ष जय शाह। WTO में भारत के स्थायी राजदूत सेंथियल पांडियन है। बिम्स्टेक्स अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टिना जॉर्जिवा और IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है गीता गोपीनाथ। तो ये प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है दोस्तों, बिल्कुल भी आप इसे मिस मत कीजिएगा। इसके एक नोट्स बना लीजिए और जरूर याद कीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जो है शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। तो शुभांशु शुक्ला जो है पहले भारतीय हैं। यदि हम बात करते हैं अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय का, तो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय जो है राकेश शर्मा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय है, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय जो है शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला वहां जाकर जो है कई प्रकार के रिसर्च भी करने वाले हैं। यह जो मिशन है एक्सियोम 4 मिशन है और मैंने एक्सियोम 4 मिशन के बारे से काफी डिटेल्स में वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनकर इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन के 4 सदस्यीय दल का हिस्सा है, जो 26 जून 2025 को ISS से सफलतापूर्वक जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। राकेश शर्मा जो है 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के रॉकेट सोयूज T-11 पर सवार होकर अंतरिक्ष पर गए थे। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष पर जाना और अंतरिक्ष में जो सबसे बड़ा मानव निर्मित जो उपग्रह है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो है जाने वाले शुभांशु शुक्ला प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? तो विवाह मंडप योजना की मंजूरी जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। इस योजना के तहत
ग्रामीण पंचायतों में विवाह मंडपों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही साथ नीतीश कुमार के द्वारा जो है एक और योजना को लाया गया है जिसमें दीदी के रसोई कार्यक्रम है। इसके तहत जो है जो 40 रुपया में भोजन प्रदान किया जा रहा है उसे घटाकर 20 रुपया कर देना है। ऐसा इसलिए दोस्तों देखिए आने वाला समय में बिहार में चुनाव होने वाला है और बिहार में चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां जो है अपने अपने तरफ से पूरा जोर लगा रही है। इसी के तहत वर्तमान जो सरकार है वो पूरा कोशिश कर रही है कि बिहार में उनका फिर से सरकार बने। तो ये उसी के नतीजा है जहां तक मैं देख रहा हूँ। खैर कोई भी हो बात, आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो योजना जो है बिहार सरकार के द्वारा लाया गया है। विद्या शक्ति योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए विद्या शक्ति योजना जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने विद्या शक्ति नामक एक ऑनलाइन सुधारात्मक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ध्यान रखिएगा ये शिक्षा कार्यक्रम है किस प्रकार का, तो ऑनलाइन है, ठीक है, जिसका उद्देश्य गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषयों में धीमे सीखने वाले छात्रों की शैक्षणिक प्रगति में सुधार लाना है। यह योजना तकनीक आधारित शिक्षण, अतिरिक्त कक्षाओं और प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से संचालित की जा रही है। ठीक है, ये एक ऑनलाइन क्लास होगा जिसमें जो है ऐसे बच्चे जो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये वरदान साबित होने वाली है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बनका चेरला परियोजना किन राज्यों के बीच जल विवाद का कारण बन गई है? तो देखिए बनका चेरला परियोजना जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के बीच जो है जल विवाद का कारण बन गई है। आइए समझते हैं बनका चेरला परियोजना के बारे में। देखिए बनका चेरला परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच जल विवाद है। बनका चेरला जलाशय परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित सिंचाई अवसंरचना है। ठीक है, अब देखिए कोई भी सरकार जो है परियोजना लेकर आती है जलाशय परियोजना, उसका एक उद्देश्य रहता है सिंचाई, दूसरा उद्देश्य जो हम देखते हैं वो है पेयजल, तीसरा उद्देश्य किसी कंपनियों को जो है पानी की आपूर्ति करना। सरकार की यह जो परियोजना है इसका उद्देश्य रायलसीमा में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए गोदावरी नदी के अवशेष जल को मोड़ना है और इसी गोदावरी नदी के अवशेष जल को जो है कृष्णा नदी प्रणाली में जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से जो है वहां सिंचाई की जो क्षमता है उसे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस परियोजना को हम बनका चेरला नंदयाल जिला में देखते हैं। ठीक, तो यही कारण है कि तेलंगाना सरकार जो है इस परियोजना का विरोध कर रही है। चेन्नई में आयोजित पहले हॉकी इंडिया मास्टर्स कप में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। देखिए ये हॉकी इंडिया मास्टर कप जो है ना ये इसका प्रथम संस्करण है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कई बार जो है प्रथम संस्करण से संबंधित खेल हो या कोई भी गतिविधि कार्यक्रम हो वहां से क्वेश्चन बन जाता है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के उद्घाटन संस्करण में ओडिशा हॉकी एसोसिएशन और तमिलनाडु हॉकी यूनिट ने क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप का उद्घाटन संस्करण जो है 18 से 27 जून 2025 तक तमिलनाडु के चेन्नई में चला गया है। चेन्नई की यदि हम बात करते हैं तो चेन्नई में मेयर राधा कृष्णन हॉकी स्टेडियम में यह जो है खेल का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। यदि हम पुरुष वर्ग की बात करते हैं तो पुरुष वर्ग में जो है तमिलनाडु हॉकी यूनिट जो है यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराग जैन। तो पराग जैन जो है ये ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। ठीक है, और यह जो है रॉ के नए प्रमुख बन गए हैं। सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पराग जैन को 2 साल के कार्यकाल के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का अगला सचिव नियुक्त किया है। पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी पराग जैन जो है रवि सिन्हा का स्थान लेंगे। ठीक है, यदि हम रॉ की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना 21 सितंबर 1968 को होता है। इसका आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी कि धर्म रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। अगला क्वेश्चन, यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पहली बार कोई भारतीय जो है यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर जो है अपने नाम किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष शेट्टी। आयुष शेट्टी ने आयोवा के काउंसिल ब्लफ्स में यूएस ओपन 2025 बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा के ब्रायन यांग को हराकर इस साल का भारत का पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन, 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 15 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल करने वाली भारतीय पहली कंपनी जो है अडानी ग्रीन्स है। अडानी समूह की अक्षय ऊर्जा शाखा अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड 15 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। जून 2025 तक अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की कुल परिचालन क्षमता
15,539.9 मेगावाट है, जो इसे भारत की सबसे बड़ी अक्षय ऊर्जा कंपनी और वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 स्वतंत्र बिजली उत्पादकों में से एक बनाती है। तो अच्छी बात है कि टॉप 10 में जो शीर्ष बिजली उत्पादक देश है उसमें जो है भारत का भी स्थान है, जिसमें अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड शामिल है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रवि अग्रवाल। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इनका कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। अब वह 1 जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक इस पद पर बने रहेंगे। किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन किया है? तो हल्दी बोर्ड मुख्यालय का उद्घाटन जो है निजामाबाद में किया गया है। ठीक है, कब किया गया? तो 30 जून 2025 को किया गया है। निजामाबाद जो कि तेलंगाना में स्थित है, यहाँ पर राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है हल्दी उत्पादन, ब्रांडिंग, अनुसंधान और वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्मृति मंधाना। तीनों फॉर्मेट का मतलब यह है दोस्तों कि वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, तो ये तीनों फॉर्मेट में जो है शतक लगाने वाली ये पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई है। और यदि हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है, देखिए इंग्लैंड के खिलाफ स्मृति मंधाना ने ऐतिहासिक T20 शतक में उन्हें तीनों प्रारूपों में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बना दिया है। मंधाना अब उन चुनिंदा 4 बहुमुखी बल्लेबाजों के खास वैश्विक क्लब में शामिल हो गई है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया है। तो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली महिला बैटर जो है हीथर नाइट है जो कि इंग्लैंड की रहने वाली है, टेमू ब्यूमोंट है इंग्लैंड की रहने वाली है, लारा वोलवार्ड साउथ अफ्रीका की रहने वाली है, बेथ मोनी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। स्मृति मंधाना तो आपने अभी सुना ही। हाल ही में जारी की गई हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को जो है 3रा स्थान दिया गया है। यदि हम पहले स्थान की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, कुल 758 यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न को पहले आप समझिए क्या होता है। ये यूनिकॉर्न कंपनी के बारे से बात हो रहा है। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसका मूल्य जो है $1 अरब का हो जाए तो उसे हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। दूसरे नंबर पे चीन है जो कि 343 यूनिकॉर्न कंपनी है वहां। भारत जो है 3रे स्थान पर है, यहाँ कुल 64 यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न कंपनी में एक चीज और समझेंगे, ये ऐसे नई स्टार्टअप कंपनियां हैं। ध्यान रखेंगे, ये स्टार्टअप कंपनी है, नई कंपनी है। ठीक है, पुरानी कंपनियों को इस तरह का तवज्जो नहीं दिया जाता। यदि हम भारत के प्रमुख यूनिकॉर्न की बात करते हैं तो जीरोधा है जो कि $8.2 बिलियन की है, ड्रीम 11 है जो कि $8 बिलियन का है, रेजर पे जो कि $7.5 बिलियन की है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि हम पूरी दुनिया की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में 1523 निजी स्टार्टअप्स है जिनका मूल्यांकन $1 अरब से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। तो एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही जो है तेगबीर सिंह है। यदि हम एल्ब्रुस पर्वत की बात करते हैं तो ये यूरोप की पर्वत है। पंजाब के रोपड़ के 6 वर्षीय तेगबीर सिंह, ध्यान रखेंगे 6 वर्ष के हैं, रूस में स्थित यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वाघा कुसाग्र का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाघा कुसाग्र जिसने पिछले साल 7 साल 3 महीने की उम्र में रिकॉर्ड बनाया था। यदि हम तेगबीर सिंह की बात करते हैं तो अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बनने का कीर्तिमान भी अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धियां है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए, भारत की पहली महिला ई वोटर निम्न में से कौन बन गई है? तो भारत की पहली महिला ई वोटर जो है विभा देवी बन गई है। आपको पता होगा कि आने वाले समय में जो है बिहार चुनाव होने वाला है, तो बिहार चुनाव में ये पहली बार है, ध्यान रखिएगा, इस तरह का जो कार्यक्रम है या नीति है चुनाव आयोग के द्वारा पहली बार अपनाई गई है। ठीक है, और यह जो नीति है ये स्थानीय चुनाव के लिए है। बिहार सीड एक्ट द्वारा विकसित ई सजबर ऐप का उपयोग करके नगर पालिका चुनाव में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग का संचालन करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान की पहुंच में सुधार करना है। विभा कुमारी की बात करते हैं तो ये पूर्वी चंपारण की रहने वाली है। मोबाइल से वोट डालने वाली भारत की पहली मतदाता बन गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, जून 2025 में
प्रधानमंत्री मोदी को वैश्विक नेतृत्व के लिए किस अफ्रीकी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को अब तक कुल 25 सम्मान दिया जा चुका है और यह जो था इनका 24वां सम्मान था। तो यह जो 24वां सम्मान है घाना के द्वारा प्रदान किया गया था और इस सम्मान का नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ठीक है। और इससे पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मार्क्यूस 3। यदि हम 25वां सम्मान की बात करते हैं तो हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के द्वारा जो है इन्हें यह सम्मान मिला है। ये आप देख सकते हैं इनका जो है 25वां सम्मान है। ठीक है। तो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है? तो त्रिनिदाद और टोबैगो कंट्री के द्वारा दिया गया है और इस पुरस्कार का जो नाम है द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो आप देख सकते हैं पूरा लिस्ट है, कुल 25 सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और इस तरह का सम्मान पाने वाले भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। देखिए इनका जो है कार्यकाल जो है 2014 में प्रारंभ होता है और इन्हें जो है पहला पुरस्कार जो है 2016 में प्राप्त होता है, द किंग अब्दुलजीज सास पुरस्कार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीआरडीओ। देखिए डीआरडीओ ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया है। यह रक्षा और नागरिक रडार तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है जिससे भारत अगली पीढ़ी के रडार तकनीक में अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।